Hello everyone, this is the 13th part of Unit 8, the D and F block elements. Last lecture में हमने lanthanoids वाला part cover किया था. So now let's move on the last part of this unit, that is the actinoids. Okay, so as we know that in the F block elements we have basically two series, right? One is the lanthanoid and the other is actinoids. Lanthanoid जो है वो start होता था lanthanum के बाद. Okay, lanthanum के बाद जो एलिमेंट्स आते थे उन्हें हम लैंथेनॉइड्स का नाम देते थे बिकॉज वो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं. वैसे ही एक्टिनॉइड्स में जो एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद आते हैं, एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं दोज 14 एलिमेंट्स, उनको हम नाम देते हैं एक्टिनॉइड्स का. ओके, बिकॉज वो एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं. एंड वो कौन से एलिमेंट्स है? वो स्टार्ट होते हैं थोरियम से लॉरेंशियम तक. ठीक है, दीज 14 एलिमेंट्स ये थोरियम से लॉरेंशियम तक जो एक्टिनियम के बाद आते हैं वो है हमारे एक्टिनॉइड्स. इन एलिमेंट्स को हम 5f ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज इनमें 5f स्टार्ट होता है ऑर्बिटल. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब इनका जो एड्रेस है वो जनरल कन्फिगरेशन क्या होती है इनके लिए, दैट इज रेडॉन 5f 1 to 14 6d 0 to 1 7s2. ठीक है, ये है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब जनरल कन्फिगरेशन तो है ये, बट इस ब्लॉक के, इस सीरीज के जो काफी एलिमेंट्स है वो इस कन्फिगरेशन को उस हद तक फॉलो नहीं करते. जैसे अगर मैं एक्टिनियम की बात करूं तो एक्टिनियम इज हैविंग अ कन्फिगरेशन ऑफ 6d1 7s2. ओके, देन थोरियम हो गया, इसकी काफी अच्छी हटके कन्फिगरेशन है, दैट इज इट शोज 6d2 with 7s2. ओके, थोरियम इज पार्ट ऑफ एक्टिनॉइड्स, बट उसके बाद भी यहाँ पे जो 5f है वो उसके जनरल ग्राउंड स्टेबल स्टेट कन्फिगरेशन का पार्ट नहीं है. ओके, तो ये एक कन्फिगरेशन हमें ध्यान देनी है. उसके अलावा द नेक्स्ट कन्फिगरेशन दैट कुड बी ऑफ प्रोटेक्टियम. प्रोटेक्टियम जो है ये दिखाता है 5f2. ओके, डायरेक्टली 5f2 6d1 7s2 वाली कन्फिगरेशन. देन इसके अलावा क्यूरियम जो है इसकी भी एक कन्फिगरेशन ध्यान रख सकते हैं हम. इट शोज 5f7 6d1 7s2. ओके, एंड लास्टली लॉरेंशियम. लॉरेंशियम जो है इट शोज द 14 स्टेबल कन्फिगरेशन दैट इज 5f14 6d1 7s2. ओके, तो ये जो इरेगुलरिटी है इनके कन्फिगरेशन में कि कुछ फॉलो कर रहे हैं कुछ नहीं फॉलो कर रहे, दैट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ f0 f7 एंड f14 configuration. Okay, now due to the more higher stability that can be gained at f0 f7 f14, एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे ऑल्टर देयर कन्फिगरेशन फॉर दैट स्टेबिलिटी. वो अपने आप को इस तरीके से ऑल्टर कर देते हैं, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि वो स्टेबल कन्फिगरेशन पा सके. ओके, सो उस चीज की वजह से हमें ये हटके बिहेवियर देखने को मिलता है कि काफी एलिमेंट्स है जो उस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते. मतलब जैसे थोरियम हो गया जहाँ पे डायरेक्टली 6d2 7s2 स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन हमें ध्यान रखनी होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आयोनिक साइज. So ionic size, there is a gradual decrease in the size of atoms or M3 plus ions across the series, and this may be referred to as the actinoid contraction, which is same to the lanthanoid contraction. जैसा हमने lanthanoid में contraction देखा था कि जो न्यूक्लियस है उसके नजदीक comes the lanthanoid के केस में there was 4f, right, then 5d and lastly 6s. ठीक है, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट था. अब हमें पता है कि 4f जो है, स्पेशली जो f ऑर्बिटल होता है, उनका स्क्रीनिंग पावर इज वेरी पुअर, राइट, वो उतना शील्डिंग नहीं कर पाते. तो ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अपनी तरफ, न्यूक्लियस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है अंदर की तरफ. अब ये शील्ड नहीं कर पा रहा डी को, तो डी पे भी न्यूक्लियस का चार्ज उसे खींचता है अपनी तरफ. ये दोनों तो चले गए न्यूक्लियस के सपोर्ट में. अब ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी 6s को, तो 6s जो है ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की पावर से. सो इन दैट वे हम क्या देखते थे यहाँ पे कि देयर वाज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका साइज क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था. ओके, सो वैसा ही कॉन्ट्रैक्शन हम यहाँ पे भी देखते हैं इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स, दैट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये चीज देखने को मिलती है कि देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स. ओके, the contraction is however greater from element to element in the series resulting from poor shielding by 5f electrons. Contraction element to element बढ़ता है in the series due to this 5f electrons की poor shielding के कारण. Next comes the oxidation state.
ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनके एक्टिनॉइड्स के केस में देयर इज अ ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. आप देख सकते हो +3, +4, +5, +6, +7 वाले स्टेट्स दिखाते हैं ये, विच इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट 5F, 6D, 7S जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है 5F, 6D, 7S, इन लेवल्स की एनर्जी कैसी है? इट इज कंपैरेबल. ओके, दे हैव दिस कंपैरेबल एनर्जी लेवल 5F, 6D, 7S. इस चीज के कारण हम ज्यादा रेंज देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स का. ओके, एंड उस ज्यादा रेंज में भी जो सबसे ज्यादा जनरल हमें देखने को मिलता है दैट इज द +3 स्टेट. ओके, दैट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस टेबल कि यहाँ से जो +3 वाला स्टेट है वो ज्यादा जनरल देखने को मिल रहा है. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 in thorium, that's over here, to +5, then +6 and lastly +7 respectively. ठीक है, तो ये +3 से +4, +4 से 5, then 6 to 7, इस तरीके से ये धीरे धीरे इंक्रीज दिखाता है. अब जो 7 वाला आ गया लास्टली, ये जो दो एलिमेंट्स, ये जो है क्योंकि 5F ऑर्बिटल्स में ऐसे भी मैक्सिममली ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो उस चीज की वजह से ये ज्यादा वैरायटी हम देख पा रहे हैं. दैट +7 वाला स्टेट भी हमें देखने को मिल पा रहा है. ओके, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 in thorium to +5, +6, +7 respectively, but decreases in the succeeding elements, मतलब आगे वाले एलिमेंट्स में डिक्रीज होता है. नेक्स्ट कम्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका? सबसे पहला तो दे शो दैट सिल्वरी अपीयरेंस. ओके, इनका अपीयरेंस कैसा होता है? सिल्वरिश होता है. उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे काफी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है. दैट इज ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द मेटेलिक रेडियाई. ओके, जो काफी ज्यादा होता है लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में. देन ये जो एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स है दे आर हाईली रिएक्टिव. ओके, बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है इस एक्टिनॉइड वाली फैमिली में. एंड इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव कि उनका जो हाफ लाइफ भी होता है ना, वो भी कुछ मिनट से कुछ डेज तक ही रेंज करता है. सो दे आर हाईली रिएक्टिव. एंड इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स पे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये अटैक कर सकता है अच्छे से. ओके, जो भी मेटल्स है ना उन पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन अटैक, बट HNO3 जो है दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये जो है ये स्लाइटली अफेक्ट करता है. ठीक है, HCl जो है ये सब पे अच्छे से अफेक्ट करेगा, जबकि HNO3 जो है ये स्लाइटली अफेक्ट करता है. एंड इसका रीजन क्या है? बिकॉज HNO3 के केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो मेटल है उस पर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है. ओके, उस ऑक्साइड लेयर की वजह से ये उतना स्ट्रांगली अटैक नहीं कर पाता, जबकि जो बेस है दे हैव नो एक्शन ऑन इट. नेक्स्ट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. So the ionization enthalpies of the early actinoids they are lower than the early lanthanoids. जो शुरुआती एक्टिनॉइड्स है ना, उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसी है? वो लो है एज कंपेयर टू दैट अर्ली लैंथेनॉइड. ओके, सो जब ये 5F ऑर्बिटल्स व्हेन दे आर बिगिनिंग टू बी ऑक्यूपाइड, जब ये शुरुआत में फिलअप होते हैं तो ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स में कम पेनिट्रेट करते हैं. इनफैक्ट जो 5F के जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, वो ज्यादा इफेक्टिवली शील्डेड हो गए फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज देन द 4F, बिकॉज 4F के बाद ही तो 5F आ रहा है, राइट? सो क्योंकि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अगर 7S की मैं बात कर रही हूँ या तो मैं 6D की बात करूँ, ये तो ऑलरेडी दूर हो गए न्यूक्लियस से. सो ऑलरेडी दूर है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहेगा. ओके, आउटर इलेक्ट्रॉन्स दे आर लेस फॉर्मली हेल्ड, उतना स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन्स पे. सो इसलिए वो बॉन्डिंग के लिए भी अवेलेबल हो जाते हैं. अब ऑलरेडी दूर है, अट्रैक्शन भी कम है, सो उन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना आसान हो जाता है. So ionization enthalpy of the early actinoids they are lower than the early lanthanoids. Next comes the application of D and F block elements. Iron and steel production is based on the reduction of iron oxide. Iron oxide के reduction पे iron और steel production होता है, and the removal of impurities and the addition of carbon and alloying metals such as chromium हो गया, manganese हो गया, nickel हो गया, ये सब एक तरह का application है D और F block elements का. कुछ कंपाउंड्स जैसे मैन्युफैक्चर होते हैं फॉर स्पेशल पर्पस, लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया जो कि पिगमेंट इंडस्ट्री में काफी खास है. देन MnO2 हो गया, दैट इज इन द यूज ऑफ ड्राई बैटरी सेल्स. देन बैटरी इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर्स जिंक एंड निकल, कैडमियम. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर स्टिल वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड द कॉइनेज मेटल्स, बिकॉज पहले इनसे कॉइन्स बना करते थे, राइट? सो ऑल्दो गोल्ड, सिल्वर दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू कलेक्शन आइटम्स, एंड द कंटेम्प्रेरी यूके कॉपर कॉइन्स दे आर कोटेड स्टील कॉपर. मतलब जो कॉपर कॉइन्स जो है ना यूके वाले, दे आर कॉपर कोटेड स्टील. स्टील ही है बट विद अ कोटिंग ऑफ कॉपर. सिल्वर यूके कॉइन्स आर अ कॉपर निकल एलॉय. Many of the metals and or their compounds used as catalyst. जो सिल्वर यूके कॉइन्स है वो कॉपर निकल के अलॉयज होते हैं,
एंड काफ़ी हद तक मेटल्स हो गए या तो उनके कंपाउंड्स हो गए, उनको एज कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है. ओके, देन वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये भी काफ़ी अच्छा कैटलिस्ट है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ओके, देन TiCl4 विथ एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल, ये भी जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रोडक्शन में काम लगता है. ओके, मतलब जिगलर नाटा कैटलिस्ट है जिसे यूज़ किया जाता है पॉलीइथेलीन के लिए, पॉलीइथीन जो बनता है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का बेसिस है ये TiCl4 विथ एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल, जिससे हम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं पॉलीइथीन. देन वैकर प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है इथाइन का इथेनॉल से. इथाइन इज ट्रिपल बॉन्ड विथ इथेनॉल जो कि CH3CHO. ओके, दैट इज इथेनॉल. सो इससे भी कैटलाइज किया जाता है बाय पैलेडियम Cl2. देन निकल के कॉम्प्लेक्सेस है काफ़ी, दे आर यूजफुल इन दी पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन हो गया. फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम लगता है इनका. दे रिक्वायर दैट स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. So these are some applications of D and F block elements. Okay, so with this part, the unit is completed.